लिए आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का पता करना होगा और ये क्लासीफायर का साइज है। तो 5 तरह की इनकम हो जाती है आपकी: सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रोविडेंट गेन, बिजनेस ऑपरेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, है ना। तो मैंने डिफाइन कर दिया था आपको। इनमें फिर आपके इसमें जो एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, जो पर्टिकुलर ऐड में है वो आपको करना है। फिर ऐड लिविंग प्रोविजन, यानी जो आपकी स्पाउस है, जो वाइफ बच्चों की इनकम है वो उसमें ऐड हो जाती है। अगर कोई बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लॉस नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो सकते हैं आगे आने वाले सालों में। इसके बाद हमें ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद डिडक्शन आ जाते हैं, जो डिडक्शन हमने डिस्कस किए थे, है ना। और उसके बाद जो है हमें टोटल इनकम मिल जाती है। इस टोटल इनकम पर ही हमें इनकम टैक्स पेड करना होगा। ये तो इनकम टोटल इनकम निकालने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस टोटल इनकम पर जो इनकम टैक्स लगेगा वो चार्ट इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये चार्ट हर साल चेंज होता रहता है, कभी नहीं भी होता लेकिन मोस्टली हो जाता है। ये जो है 3 लाख इसमें एग्जेम्प्ट है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता है। अगर आपकी इनकम होती है साल भर में, कहीं से भी इनकम हो गई आपको, चाहे वो सैलरी से हो रही है या बिजनेस प्रोफेशन से हो रही है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं साल भर में, है ना। और 3 से 7 तक आपको 5% पेड करना होगा, और 7 से 10 आपको 10% पेड करना होगा, 10 से 12 15% पेड करना होगा, और 12 से 15 20% टैक्स पेड करना होगा, ठीक है। 15 से ऊपर 30% टैक्स पेड करना होगा, ठीक है। तो ये इसी रेशियो में होता है। जैसे 3 से 7 तक का मतलब 4 लाख पर आपका 5% लगेगा, और 7 लाख से 10 लाख तक है तो यहाँ पर 3 लाख पर आपका 10% लगेगा। ऐसा नहीं कि आपका स्टार्टिंग पे वो 3 लाख के बाद में लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसमें जिस रेशियो में आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, उसी रेशियो में आपके ऊपर टैक्स लगता है। तो ये जो सिस्टम है ये है अंडर सेक्शन 115 BSE, जो न्यू रिजीम कहलाता है इनकम टैक्स में, है ना। तो 2 तरह के स्लैब होते हैं इनकम टैक्स में हमारे पास। एक तो ये है जो न्यू रिजीम है, ठीक है। एक ओल्ड रिजीम है। ओल्ड रिजीम यानी पुराने टैक्स का जो सिस्टम है, आप चाहो तो उस हिसाब से भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें इसका स्लैब क्या है, इसमें जो पुराना है वो इंडिविजुअल HUF के लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की है। 2.5 लाख तक इसमें कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। और 2.5 से 5 तक जो है आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड वाले में, ओल्ड वाले में। और 5 से 10 तक आपको 20% टैक्स देना होगा, ठीक है। और 10 से ऊपर आपको 30% टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये 2 तरह के स्लैब। जो हमने डिडक्शन पढ़े थे इसमें, वो डिडक्शन जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं या हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो ओल्ड रिजीम में ले सकते हैं, पुराने टैक्स के सिस्टम में। नए टैक्स के सिस्टम में उसमें बहुत ही माइनर है, कुछ चीज़ें मिलती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह वो बेनिफिट मिल जाते हैं, बाकी नहीं मिलते। तो जो डिडक्शन है जो हमने ऊपर पढ़े थे, 80C में इंश्योरेंस करा लिया तो इतना, और ये वो सारी चीज़ें जो है आपकी पुराने टैक्स सिस्टम में आपको मिल जाता है, उसको नए में नहीं मिलता। तो ये दो भी कर रखे हैं, ये ओल्ड और न्यू, ये गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। इसका रीज़न ये है कि ओल्ड सिस्टम में जो डिडक्शन मिल रहे थे ना, हमें यहाँ पर जो डिडक्शन आ रहे थे, इसमें क्या होता है कि इसको ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन जो है फाइंड करना या ये पता करना कि हाँ ये जेन्युइन आपके डिडक्शन है, ये मुश्किल काम है गवर्नमेंट के लिए। ओल्ड वाले, हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, डिडक्शन का क्या यूज़ था हमारा, डिडक्शन का ये था कि हमारी इनकम है 10 लाख की इनकम है, 20 लाख की इनकम है, और आपने अगर कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट किया है जो इनमें हो सकता है कोई, या कहीं से कोई इनकम आ रही है जो इसमें हो सकती है, तो उसमें
आपको बेनिफिट हो सकता था, कहीं में 1.5 लाख कहीं 2 लाख, तो उतनी इनकम आपकी कम हो जाएगी, उतनी टोटल इनकम कम हो जाएगी अगर आप डिडक्शन क्लेम करोगे। अब ये है कि वो डिडक्शन जो आप बता रहे हो 1.5 लाख का, सपोज 80C में बता रहे हो आपके यहाँ 1.5 लाख का मैंने इंश्योरेंस करा रखा है और आपने उसको क्लेम कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो पता लगा पाए कि वो आपके नाम पर आपने वाकई कोई इंश्योरेंस कराया था नहीं कराया था। इसका ऑनलाइन ट्रैक नहीं कर पाते हैं वो लोग, है ना। अब इससे क्या होता है, इससे फर्जी लोग जो है फर्जी डायरेक्शन दिखा के और गलत तरीके से रिफ़ंड क्लेम कर रहे थे, ये रिफ़ंड इनकम टैक्स का। तो उसके लिए इन्होंने न्यू रिजीम बनाई। न्यू रिजीम में इन्होंने डिडक्शन को ख़त्म कर दिया मगर टैक्स में छूट दे दी। जैसे यहाँ पर 2.5 लाख है तो वहाँ 3 लाख तक कोई वो नहीं है ना, तो वो उसमें उसका स्लैब का सिस्टम अलग है। अब आज ही जो नया है वो 12 लाख तक एग्जेम्प्ट हो गया है, तो मगर वो अभी इस साल से नहीं है, वो अगले साल से लागू होगा। तो उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो और न्यू रिजीम में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, है ना। तो अब जो है गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम को प्रीफर किया है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी रिजीम है वो न्यू रिजीम होती है। अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए अलग से फॉर्म फाइल करना होगा, फिर आप ओल्ड रिजीम में अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो जो टैक्स पेयर होते हैं वो ये देख लेते हैं कि उनका टैक्स न्यू रिजीम के अंडर आने पर कम आ रहा है या ओल्ड रिजीम के अंडर अगर वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो कम हो रहा है। तो जिसमें भी उनका टैक्स कम होगा उसमें वो अपनी रिटर्न फाइल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको तो स्लेब याद होना चाहिए, ये न्यू रिजीम का स्लेब याद होना चाहिए और ये ओल्ड रिजीम का भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको स्लेब का मतलब 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 तक 5% है, ठीक है। फिर 7 से 10 10% है, फिर 10 से 12 15% है। अच्छा, ओल्ड रिजीम में 10 से ऊपर भी 30% लग जाता है, तो वो नीचे है ना। अगर आप 30% 10 लाख से ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स देना है, लेकिन यहाँ पर लिखना है 10 लाख से ऊपर आपका 10% भी। तो यहाँ पर बेनिफिट है टैक्स का न्यू रिजीम में अगर आपके डिडक्शन। ये तो रहा स्लेब की बात कि जो इनकम टैक्स का स्लेब है, इनकम टैक्स को आपको किस तरह से कितने % चार्ज करना है, तो उसका कोई एक परसेंटेज नहीं है, ठीक है। तो 1% के भाई इतने % कर दो, ऐसा नहीं है। तो वो अलग अलग आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वो चार्ज किया जाता है। इसके बाद सरचार्ज रिबेट अंडर सेक्शन 87 है। इनकम टैक्स तो लगता ही है आपके ऊपर, आपकी इनकम पे जो टोटल इनकम निकाली आपने उसके ऊपर से सरचार्ज भी लगता है। Surcharge is an additional tax payable over and above the income tax. Surcharge is levied as a percentage of income tax where the total income exceeds 50 lakh. तो जहाँ पर आपकी इनकम साल भर में 50 लाख क्रॉस करती है तो वहाँ पर आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा, है ना। The rate of surcharge applicable for different slabs of total income are discussed later on this slide. तो सरचार्ज मतलब आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो ही जाएगा, लेकिन इसमें भी ये है कि 50 से 1 करोड़ की इनकम है, 1 करोड़ से फिर 2 करोड़ की इनकम है, फिर 5 करोड़ की इनकम है आपके साल भर की, उस हिसाब से सरचार्ज भी चेंज होता रहता है, बढ़ता रहता है ना। तो बहरहाल ये है कि 50 लाख से ऊपर आपके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। सरचार्ज किस पे चार्ज होता है, जो आपका इनकम टैक्स है उस पर सरचार्ज चार्ज किया जाएगा, है ना। रिबेट अंडर सेक्शन 87 is in order to provide relief to individual tax payable under section 87 and provide a rebate from the tax payable by an assessee being an individual resident in India whose total income does not exceed 7 lakh under the default tax regime under section 115 BSE or 5 lakh under the normal provision of the act if he opts out of default tax regime. Under the default tax regime, an individual whose total income exceeds
इसमें देखो एक छूट मिलती है इनकम टैक्स की तरफ से, जिस छूट की होती है वो अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट का मतलब छूट। तो ये टैक्स में छूट होती है। टैक्स में छूट का मतलब ये है कि हमने अभी ऊपर स्लेब पढ़ा था कि यहाँ 3 लाख से ऊपर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 7 तक 5% टैक्स है ना। तो अगर 3 से 7 तक 5% का टैक्स है तो 4 लाख पे आपका कितना जुड़ेगा? 3 लाख तो ख़त्म हो गया ना, तो 4 लाख पे आपका 5% लगेगा। ठीक है, कितना हो रहा है? 20,000 रुपये का टैक्स हो रहा है। अगर आपकी इनकम कितनी है? 7 लाख रुपये, 5% के हिसाब से अगर न्यू लीजिंग हुई तो 87A में जो रिबेट मिल रही है आपको वो 7 लाख तक रिबेट है। अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको 20,000 रुपये जो टैक्स बन रहा है, इस टैक्स की छूट आपको मिल जाएगी। ये टैक्स आपको जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 लाख 1 रुपये ही अगर हो गई आपकी इनकम तो आपके ऊपर आपको वो छूट नहीं मिलेगी। फिर वो इनकम टैक्स आपको चार्ज 3 लाख से ही होगा, मतलब छूट खत्म हो जाएगी आपकी 7 लाख से ऊपर जाने पर इनकम, है ना। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्मॉल टैक्स पेयर हैं या जिनकी इनकम 7 लाख तक है, उन्हें 87A में छूट मिल जाती है 20,000 के टैक्स की। अच्छा, ओल्ड रिजीम वालों के लिए ये छूट कहाँ तक है? ओल्ड रिजीम वालों के लिए छूट 5 लाख तक है। जो पुराना स्लेब है उसके अकॉर्डिंग ये है। तो उसमें क्या था आपका 2.5 लाख तक छूट थी और 2.5 से 5 लाख तक कितना 5% टैक्स था, जो 12,500 रुपये होता है। तो अगर आपकी इनकम पुराने टैक्स के हिसाब, पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो तो उसमें 12,500 की आपको छूट मिल जाएगी। यानी 5 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से ऊपर जैसे ही इनकम बढ़ेगी आपको तो आपको टैक्स जमा करना होगा। न्यू रिजीम बेनिफिट है, हैं? न्यू रिजीम में बेनिफिट है। वो अपने ऊपर डिपेंड करेगा किसका क्या हिसाब है ना। तो ये छूट का सिस्टम समझ गए। न्यू रिजीम के 7 लाख तक है, ओल्ड रिजीम की 5 लाख तक है। इससे ऊपर 1 रुपये भी हो गया तो आपकी छूट खत्म हो जाएगी, फिर स्लेब के अकॉर्डिंग ही टैक्स लग जाएगा, है ना। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद में आपने इनकम टैक्स पेड कर दिया, इनकम टैक्स चार्ज कर लिया आपने कि भाई हमारा इतना इनकम टैक्स है। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर हुई तो सरचार्ज भी लगा दिया। अब ये जो इनकम टैक्स और सरचार्ज आया, 2 चीज़ें आई, उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, सेस लगता है, टैक्स नहीं सेस है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स। ये होता है 4%, 4% होता है। काफ़ी साल पहले 3% था, फिर 1% बढ़ा दिया गया। तो ये 4% है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये जो चार्ज होगा उन दोनों टैक्स को ऐड करने के बाद, सरचार्ज को इनकम टैक्स को ऐड करने के बाद उसके ऊपर 4% लगेगा, 4%, है ना। ठीक है, जिसके ऊपर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा ये उस पर लगेगा। हाँ सरचार्ज इस पर एप्लीकेबल होगा, हाँ, ये एजुकेशन से नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सरचार्ज ये तो अगर मान लो आपका सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं हुई है तब भी ये इनकम टैक्स पे 4% चार्ज करना ही है। ये मैंने कंडीशन बताई कि अगर मान लो आपका इनकम टैक्स है और सरचार्ज है, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों को जोड़ के उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगेगा। अब मान लो किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है नहीं तो फिर उस पर इनकम टैक्स लगेगा, तो इनकम टैक्स पे फिर 4% चार्ज होगा ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, है ना। ये लगना ही है 4%, लेकिन ये कैलकुलेट होगा जितना आपका इनकम टैक्स निकल जाएगा उस पर 4% लगता है, टोटल इनकम पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, AMT अलग चीज़ है, ये मैं बाद में इसको देख लेता हूँ। ये अलग चीज़ है।
इसके बाद है एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्शन कलेक्टेड एट सोर्स। तो एडवांस का है, तो कुछ कंडीशन में हमें एडवांस टैक्स जो है पेड करना पड़ता है, एडवांस टैक्स पेड करना होता है। अब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है आपके ऊपर, है ना, ये चीज़ है। इंडिविजुअल विद ए टैक्स लायबिलिटी ऑफ मोर देन 10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आर रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इज ए टैक्स पेबल बाई एवरी पर्सन ऑन इनकम सोर्सेज बियॉन्ड देयर रेगुलर सैलरी इंक्लूडिंग earning from rent, capital gain, lottery earning, fixed deposit and more as and where when they earn. There are specific due dates within which advance tax has to be paid. तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर कि अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा की रहती है तो आपको एडवांस टैक्स पेड करना पड़ता है ना। 10,000 से ज़्यादा अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स बनता है तो आपको पहले से ही टैक्स पेड करना पड़ेगा एडवांस। एडवांस का मतलब ये होगा कि मार्च ख़त्म होने से पहले ही आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, है ना। अब उसकी ड्यू डेट्स होती हैं, उसको हम देखेंगे किस तरह से ये पेड किया जाता है। तो एडवांस का ये इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इंस्टीड ऑफ लम सम पेमेंट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये एडवांस टैक्स जो है आपको एक लम सम, एक एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड लगा के इतना हमारा बन रहा होगा या बन जाएगा, तो उस हिसाब से साल के अंत में आपको ये जमा कराना होगा। द टैक्स पेयर कैलकुलेट द एडवांस टैक्स अमाउंट बेस्ड ऑन द पेयर एस्टिमेटेड इनकम। तो एस्टिमेटेड इनकम निकालेंगे तो हमारी साल भर में इतनी इनकम हो जाएगी। Who should pay एडवांस टैक्स, किसे ये पेड करना चाहिए? सैलरी इंडिविजुअल और एनी पर्सन इंगेज्ड इन प्रोफेशन और बिजनेस, है ना। तो सैलरी इंडिविजुअल हो सकता है कोई वो, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो किसी प्रोफेशन में हो या उसका कोई बिजनेस हो, ठीक है। तो इसमें जैसे फ्रीलांसर है, इफ द टोटल, ये फ्रीलांसर एक प्रोफेशनल हो गया, तो इफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 और मोर इन फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। द एडवांस टैक्स अप्लाइज टू ऑल टैक्स पेयर सैलरीड इंडिविजुअल फ्रीलांसर एंड बिजनेस। तो फ्रीलांसर और बिजनेस के लिए आपको एडवांस टैक्स पेड करना पड़ेगा अगर आपका एडवांस टैक्स 10,000 से ज़्यादा हो रहा है। सीनियर सिटीजन, पीपल एज 60 ईयर और मोर हु डू नॉट हैव इनकम फ्रॉम एनी बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वन exempt from paying advance tax. Only senior citizen 60 year or more having business or profession income must pay advance tax. कोई सीनियर सिटीजन है जिसके 60 साल से ज़्यादा की एज है तो उसे एडवांस टैक्स पेड नहीं करना होता है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन का कोई बिजनेस और प्रोफेशन भी है तो उसे पेड करना होगा। प्रेजेंटिंग इनकम फॉर बिजनेस, the taxpayer who have opted for presumptive taxation scheme under section 4480 have to pay the whole amount of their advance tax in one installment or before 15 March financial year. They also have to option to pay all of their tax due 31 March. तो जो प्रेजेंटिव स्कीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उन लोगों को 31 मार्च से पहले
15 मार्च तक अपना इनकम टैक्स जमा कर देंगे, एडवांस टैक्स वाला जमा करा। 4480 क्या होता है, इसमें कुछ सर्विसेज होते हैं, कोई बिजनेस होते हैं, और ये प्रेजेंटेड इनकम पर ये जो है आप जमा कर सकते हैं। प्रेजेंटिव का मतलब होता है कि आपको अपने कोई बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है, आपके अपने टर्नओवर पे एक परसेंटेज के हिसाब से इनकम मान लेनी है। मतलब आपकी इनकम कहीं से इनकम ऑफ सोर्सेज है, अब वो पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है तो 6% मानोगे आप उस टर्नओवर का, 6% आपकी टोटल इनकम मानी जाएगी। और अगर वो कैश में आ रहा है उसके रिसीट्स, तो 8% आप उसमें इनकम टैक्स मतलब इनकम मान लोगे, टोटल इनकम, उस पर फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंटिव स्कीम के अंतर्गत भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जो डेट होगी वो 15 मार्च तक होगी। प्रेजेंटिव इनकम फॉर प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल हैं वो भी प्रेजेंटिव भर सकते हैं। 4480 में जैसे वो डॉक्टर हैं, ठीक है, तो डॉक्टर वगैरह अपनी रिटर्न भर सकते हैं। उनके टर्नओवर पे भी इसी तरह से सेम चार्ज होता है वो। लेकिन इनके टर्नओवर में हाँ, सॉरी 4480 में 50% माना जाता है। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की जो टोटल इनकम मानी जाएगी, आपने टर्नओवर डाल दिया तो 50% उनकी इनकम मानी जाएगी, 50% उनके एक्सपेंस माने जाएंगे। यानी जो भी उनका टर्नओवर है उसका आधा जो टर्नओवर होगा उसे इनकम मान लिया जाएगा। उस इनकम पे फिर आपको टैक्स चार्ज करना है, जो 4480 में आते हैं, है ना। जैसे डॉक्टर हैं, लॉयर हैं या इंजीनियर, ठीक है। और ये इनकम इनकी 75 लाख तक होनी चाहिए। और जो बिजनेस है 4480 में उनका 3 करोड़ तक मैक्सिमम टर्नओवर हो सकता है। ये एडी और ये स्कीम है, इनके अंतर्गत जो लोग आते हैं वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो प्रेजेंटिव का मतलब यही होता है कि आप अपनी कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई इसकी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे हो, तो उसको मोटा एक परसेंटेज लेके आप अपनी जो है टोटल इनकम मान लोगे और उस पर आप अपना इनकम टैक्स पेड कर दोगे। तो उसमें ये बताया गया है मैंने कितने % आप मान सकते हो। अब एडवांस टैक्स ड्यू फॉर 25-26 के लिए आप कब जो है एडवांस टैक्स आपका जमा करना होगा। ये तो प्रेजेंटिव के लिए तो एक ही डेट में आप 15 मार्च तक कर सकते हो, साल भर में, पूरे साल में 15 मार्च से पहले आपको एडवांस टैक्स जमा करना है। लेकिन जो प्रेजेंटिव स्कीम में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं उनके लिए अलग डेट्स होती हैं, उनके लिए 4 क्वार्टर होते हैं अलग अलग अपने इनकम टैक्स जमा करने के लिए, है ना। देखो इनकम टैक्स तो हम वैसे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये हमारे लाइफ में भी यूज़ में आता है। जब भी आप अपने कोई बिजनेस करोगे, सैलरी या कहीं जॉब करोगे, तो ये आपके यूज़ में आने हैं, है ना। यूज़ वाली चीज़ है ये, तो ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसके लिए कोई GST लेने की ज़रूरत नहीं होती। इनकम आपकी है तो आपका इनकम टैक्स लगता है, एक इनकम जो होती है आपकी। तो ऑन और बिफोर 15 जून 15% ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। तो जो भी आपने अपनी टैक्स की लाइबिलिटी निकाल ली है पूरे साल की, उसमें 15 जून तक पहली इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की जाएगी, जो 15% होगा उस टैक्स का। जो भी इनकम टैक्स निकल के आया पूरे साल का, उसका 15% आप जमा करा दोगे, वो 15 जून तक जमा कराना। उसके बाद नेक्स्ट डेट है आपकी 15 सितंबर। तो दूसरी डेट 15 सितंबर से पहले उसका 45% आप जो टोटल था 15% जो आपने जमा करा दिया है, अब जो 30% यानी टोटल 45% जमा हो जाना चाहिए, वो 15 सितंबर इसकी नेक्स्ट डेट होगी। उसके बाद है 15 दिसंबर, जिसमें आपको 75 उस टैक्स का जो एडवांस टैक्स निकाला था आपने एस्टिमेटेड जो निकाला है आपने टैक्स, तो उसका एडवांस भी जमा करना है आपको। वो 45 तो आपने कर दिया है, फिर 30% आपको और करना पड़ेगा, तो आपका 75% जमा हो जाएगा। उसके बाद में फिर 15 मार्च है, 15 मार्च तक आपको पूरा 100% जो एस्टिमेटेड आपने निकाला है वो आपको डिपॉजिट कराना है।
ठीक है, तो 75 पहले ही करा दिया, 25 और कराना है ना। इस तरह से 4 इंस्टॉलमेंट में ये एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। लेकिन ये वो कराएंगे जो प्रेजेंटिव स्कीम में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, जो जिनके अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, जिनका बैलेंस शीट बनती है ना, वो लोग अपनी यहाँ पर एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं। अगर ये लेट करते हैं तो इसके लिए इंटरेस्ट भी लगता है। अगर आपने इन डेट्स में एडवांस टैक्स बंद करना और आपने जमा नहीं कराया तो आपको इंटरेस्ट पेड करना है। ठीक है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए 15 मार्च है, तो वो आपको 100% एक बार में जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर ये टैक्स जमा करने का इन्होंने प्रेजेंटेशन दिखाई है। यहाँ पर एक एग्जांपल है एडवांस टैक्स के लिए। ये आपने टैक्स कैलकुलेट में किस तरह से आप जो है अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करोगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ द एन एग्जांपल। अजय इज ए फ्रीलांसर अर्निंग फ्रॉम द प्रोफेशन ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। तो इंटीरियर डेकोरेशन ये करते हैं, फ्रीलांसर है, तो ये इनका प्रोफेशन है। ठीक है, अजय एस्टिमेट इज एनुअल ग्रॉस रिसीट्स एट ₹20 लाख। तो इनकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं, यानी जो इन्हें कलेक्शन हुआ है पैसे का, वो 20 लाख का हुआ है साल भर में। ठीक है, अजय एस्टिमेट की एक्सपेंसेस एट ₹12 लाख, और इनका जो खर्चा है वो 12 लाख का खर्च हो चुका है। 12 लाख रुपये एक्सपेंस हो गया। ठीक है, मतलब 20 लाख रुपये तो ग्रॉस रिसीट्स हुई और 12 लाख का खर्चा हो गया इनको, इनके प्रोफेशन इंटीरियर डेकोरेशन करी इन्होंने। अजय हैज़ डिपॉजिटेड 40,000 PPF अकाउंट। इन्होंने 40,000 रुपये PPF अकाउंट में भी जमा कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं, है ना। अजय हैज़ ऑल्सो पेड 25,000 टूवर्ड्स द LIC प्रीमियम। तो LIC का प्रीमियम भी देते हैं जो कि 25,000 रुपये है। अजय हैज़ पेड 12,000 टूवर्ड्स द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इन्होंने कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी करा रखा है जो 12,000 का है। प्रोफेशनल रिसीट्स ऑफ अजय आर सब्जेक्ट टू TDS। ये प्रोफेशनल है तो इनका TDS भी काटा गया है, और TDS जो कटा है वो 30,000 रुपये काट दिया है। जिसने क्रेडिट किया होगा उसने 30,000 काट दिया है ना। तो अजय एस्टिमेट ऑन इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अजय को कोई इंटरेस्ट मिला है जो उनकी FD पर जो 10,000 रुपये का। ठीक है, तो ये इनकी इनकम और एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट हैं। तो इसको किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले ग्रॉस रिसीट 20 लाख की मिल रही है, जिसमें इनके एक्सपेंस हुए 12 लाख, तो कितनी इनकम आ गई है 8 लाख। अब इनके कुछ अदर सोर्सेज से इनकम भी है, ये तो हो गई प्रोफेशन से इनकम। अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे FD पे इंटरेस्ट मिला इनको 10,000 का, है ना। तो ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 8,10,000। इसके बाद डिडक्शन में इनके दो चीज़ें आती हैं। एक तो PPF में जो पैसा दिया था तो 80C में उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 40,000 था। LIC प्रीमियम का भी 25,000 रुपये है इनका। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 65,000। एक तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस भी है जो 12,000 का है, जो एंटिटी में आता है ना। तो ये भी आ गया, तो 65 और ये मिला के हो गया 77। ठीक है, 12,000 77,000 हो गया। तो 77,000 इसमें से डिडक्शन हो जाएगा, तो टोटल इनकम कितनी आ गई 7,33,000। 7,33,000 पे इनके 59,100 रुपये का टैक्स बना, 59,100 रुपये का। ठीक है, इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा 4%। तो टोटल हो गया 61,464। अब 61,464 इनकी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, जिसमें TDS भी काट लिया गया था, तो TDS इसमें से माइनस हो जाएगा। 61,464 में से TDS माइनस हो जाएगा, तो जो TDS का होता है एडवांस टैक्स ही होता है एक तरह से हमारा, तो माइनस हो जाएगा। अब इनका टैक्स कितना बना 31,464। तो एज इट्स एक्सीड्स 10,000, तो ये 10,000 से ज़्यादा है। 10,000 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि आपको एडवांस में टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो एडवांस में 4 इंस्टॉलमेंट में पेड करेंगे।
4 इंस्टॉलमेंट में किस तरह से पेड करेंगे। सबसे पहले इसका 15% पेड करेंगे, तो 15% राउंड ऑफ में 4700 रुपये आ जाएगा, है ना। फिर 45% तक कर देना है 1570 तक, यानी 15 तो कर दिया, तो फिर 30% करना है तो 9400 आ जाएगा। इनका 45% आ रहा है 14,000, लेकिन 4700 कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे, तो 9400 इन्हें जमा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 15 दिसंबर इसकी डेट यहाँ पे 75 कर देना है, तो 75 जो टोटल बन रहा है वो बनना है 23,500। पहले जो जमा कर दिया है ना, वो 14,100 रुपये है, तो वो माइनस कर देंगे, और अब जो जमा करेंगे 9,400 जमा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 100% डिपॉजिट हो जाना चाहिए, तो 100% के हिसाब से 31,400 रुपये आ रहे हैं राउंड ऑफ में, जिसमें से 23,500 जमा कर चुके हैं ये। तो अब जो जमा करेंगे ये 7,900 जमा करेंगे। तो इस तरह से एक एस्टिमेटेड बेसिस पर कंपटीशन बना के हम इनका टैक्स एडवांस में जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसमें एडवांस टैक्स का मैटर। ठीक है, बस यहीं तक रहेंगे। कल पढ़ेंगे रिटर्न ऑफ इनकम। इनकम टैक्स में कितनी रिटर्न्स होती हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, और कौन सी रिटर्न कौन फाइल करेगा, इसका पता लगेगा कल, है ना।